नमस्कार साथियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के इस जीके सीरीज के चौथे पार्ट में उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और कैग से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पर उससे पूर्व हमने पिछले वीडियो में अपने राष्ट्रपति से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा की थी और लगभग 51 प्रश्नों को हमने देखा था। पर उसके बाद भी कुछ 10-15 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे। यदि किसी ने मेरी राष्ट्रपति की वह सीरीज नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने उसमें कवर किया है और आपको सीधे सीधे वो प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति ब्लैंक की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आपको खाली स्थान में भरना है राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो देखिए, अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान होता है। भारत की सभी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। या तो वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा अपने विवेक के अनुसार या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 53 में, अधीनस्थ अधिकारी। और यहां अधीनस्थ अधिकारी का तात्पर्य मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल से है। अधीनस्थ अधिकारी का तात्पर्य मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल से है। यानी राष्ट्रपति को अपने सभी कार्य, लगभग सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करने होते हैं। हालांकि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, पर यदि मंत्रिपरिषद पुनः वही सलाह देती है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए विवश होता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जब अनुशंसा करता है लोकसभा को भंग करने की, तब राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करनी पड़ती है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में थोड़ा सा अंतर है। जब हम वीडियो बनाएंगे संसद के ऊपर या मंत्रिपरिषद के ऊपर तब इस डिफरेंस को बड़े विस्तार से आपको समझाएंगे। फिलहाल तो आप देखिए कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति अपने अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है और मंत्रिपरिषद जब राष्ट्रपति को कोई सलाह देता है तो सलाह राष्ट्रपति को माननी पड़ती है। एक बार वो उसे पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन उसके द्वारा लौटाए गए विषय पर मंत्रिपरिषद जरूरी नहीं है कि अपना निर्णय बदल दे। अगर उसने अपना निर्णय नहीं बदला और पुनः वही सलाह दे दी राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए विवश है। पर कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कार्य कर सकता है। जैसे किसी सरकार को जब चुनाव हुए और किसी दल को यदि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब किसी को प्रधानमंत्री के लिए न्योता देना किसी दल को कि आप आइए प्रधानमंत्री पद का कार्य संभालिए, मंत्रिपरिषद का गठन कीजिए, बहुमत सिद्ध कीजिए। इस बारे में किस मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा? पुरानी मंत्रिपरिषद से तो ले नहीं सकता और नई मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ, तो राष्ट्रपति स्वविवेक से कार्य करता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयकों पर मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेता राष्ट्रपति, क्योंकि मंत्रिपरिषद ने ही तो वो विधेयक संसद में रखा होगा, वो विधेयक संसद से पारित हुआ होगा। अब राष्ट्रपति को देखना है कि वह स्वीकृति दे या न दे। अनुच्छेद 111 के तहत मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, पुनः विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, या फिर जेबी पॉकेट वीटो के तहत वह स्वीकृति न तो देने से इनकार करेगा और ना ही स्वीकृति देगा। तो विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए उसे मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता
नहीं होती। बाकी राजदूतों की नियुक्ति वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, लोकसभा को भंग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति यह अनुच्छेद 200 के तहत होता है। राज्यपाल चैप्टर में इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, पर इस पर भी उसे मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए उसे मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेनी होती। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र नहीं होता यदि वह, अब देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि वह स्वयं प्रत्याशी हो, या फिर राज्य विधानमंडल के निचले सदन में उसने बहुमत सिद्ध करना शेष हो, या वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। आपको देखना है कि किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री मतदान नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको देखना होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता किससे है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल दिया हुआ है राष्ट्रपति का, और इसके तहत लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इनसे मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है। जबकि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हिस्सा नहीं लेते, या विधान परिषद के किसी भी प्रकार के सदस्य हिस्सा नहीं लेते, और इस विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन। इसी प्रकार राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन। तो यदि मुख्यमंत्री इस विधान परिषद का सदस्य है तो विधान परिषद के सदस्य तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले पाएगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का एकमात्र उदाहरण। इसका उत्तर भी हमने पिछले वीडियो में दिया था। नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति पद पर चुने जाने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे, और ऐसा केवल एक ही बार हुआ है जब कोई राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया है। हालांकि नीलम संजीवा रेड्डी के समय में कुल 37 फॉर्म पड़े थे, यानी ऐसा नहीं है कि इनके विरोध में कंटेस्टेंट नहीं थे, पर 36 फॉर्म किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो गए। ये अकेले बचे, इस वजह से इन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना राष्ट्रपति का विशेष संवैधानिक अधिकार है। यदि किसी राज्य में कोई राज्य सरकार अपने किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना चाहती है तब भी वह स्वयं नहीं कर सकती, उसे इस संदर्भ में राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करनी होगी या मंत्रिपरिषद से रिक्वेस्ट करनी होगी, और मंत्रिपरिषद की सलाह के उपरांत राष्ट्रपति ही उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे। यानी राज्य सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे अपने राज्य के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सके। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास है। हालांकि करेंगे कैसे? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। चलिए अगला प्रश्न कहता है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? दोस्तों ये योग्यताओं से संबंधित प्रश्न है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताएं, मैंने पूरी लिस्ट लिखाई थी आपको राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, और मैंने कहा है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आपको रटने पड़ेंगे, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो ये योग्यताओं से रिलेटेड प्रश्न है। अब देखिए, जब पिछली बार मैंने यही प्रश्न आपको बनाया था तो सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, इस कथन को मैंने गलत बताया था, और मैंने आपको वहां समझाया भी था कि किस परिस्थिति में यह प्रश्न उत्तर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको वो देखने को मिलेगा। हालांकि यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 58 में, वहां पर लिखा हुआ है लोकसभा सदस्य चुने जाने की, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, चुने जाने की योग्यता रखता हो। और यहां लिखा है सांसद, और सांसद तो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है,
पर हमें देखना होगा कि कोई और ऑप्शन ऐसा तो नहीं जो पूर्णतः गलत हो। ये बात मैंने आपको बताई थी इस प्रश्न में। तो आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये तो ठीक है। देश का नागरिक होना चाहिए, ये भी ठीक है। पर पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं। राष्ट्रपति जैसे पद के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन चपरासी यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। आप भाई बहुत महत्वपूर्ण पद है ना भारत के चपरासी का। जबकि राष्ट्रपति करता क्या है, प्रधानमंत्री करता क्या है? देश के नेताओं को ऐसी कोई खास जिम्मेदारी तो है नहीं कि उनके लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक हो। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है इस देश की। होना तो ये चाहिए कि इन सब के लिए भी एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, लेकिन न तो संविधान बनाने वालों ने इस विषय में सोचा और ना ही किसी सरकार ने आज तक इतनी हिम्मत दिखाई कि संशोधन पारित करके ये पढ़ा लिखा होने की कंडीशन डाल सके। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ा लिखा होना इसका उत्तर हो जाएगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति। भारत के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत का शासन भी राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। कह सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों में भारत का राजा राष्ट्रपति होता है। पर राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर। अब मंत्री परिषद जो चाहेगी संवैधानिक दायरे में रह करके वही राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। मंत्री परिषद की सलाह को एक बार लौटा भी देगा, उससे हो क्या जाएगा? मंत्री परिषद पुनः वही सलाह दे देगी राष्ट्रपति को, तब वो सलाह माननी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के हाथों की कठपुतली है और इस मंत्री परिषद का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो कह सकते हैं हम कि देश में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है वह होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री ही ऐसा व्यक्ति है जो इस राष्ट्र का नेतृत्व करता है। तो प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रपति और नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। फैसले ले तो रहा है प्रधानमंत्री, पर हस्ताक्षर किसके हो रहे हैं? राष्ट्रपति के। तो प्रतिनिधित्व कर रहा है राष्ट्रपति, नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? मंत्री परिषद जब कोई सलाह राष्ट्रपति को देती है तो वो सलाह राष्ट्रपति को माननी होती है। एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति उस सलाह को। यदि मंत्री परिषद पुनः वही सलाह करती है तो राष्ट्रपति को वह सलाह हर हालत में माननी होती है। संविधान में पहले स्थिति ये थी कि राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता था, यानी बस मंत्री परिषद ने सलाह दी और राष्ट्रपति को वह सलाह माननी होगी। ये तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है। ये मोरारजी देसाई की सरकार ने इस संशोधन को किया है। मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा, या कह सकते हैं जनता पार्टी की सरकार आई थी 1978 में इमरजेंसी के बाद। उस सरकार के द्वारा यह 44वां संशोधन करा और उसमें कहा गया कि भाई राष्ट्रपति जैसा पद है, एक बार तो उसको ही अधिकार दे दो कि वो किसी सलाह को पुनः विचार के लिए लौटा दे। पूर्ण रूप से तो कठपुतली मत बनाओ, कम से कम राष्ट्रपति के कुछ विचारों को मंत्री परिषद को वो बता तो सके, कुछ संशोधन मंत्री परिषद को बता तो सके, फिर मंत्री परिषद को वो उचित लगे तो वो उन्हें मान ले। पर ऐसा तो ना हो कि राष्ट्रपति के पास कुछ विचार है पर वो बता ही नहीं पा रहा बेचारा। तो 44वें संशोधन के द्वारा यह अधिकार दिया गया कि मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन से आंदोलन से संबंधित रहा है? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी संबंधित रहे। ये वही वीवी गिरी हैं दोस्तों जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति पद पर आए और इलेक्शन के बाद वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। और वीवी गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी रहा है। जबकि नीलम संजीवा रेड्डी
ये भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं और जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले भी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न है, एक सांसद अथवा विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ये कहना चाह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा का कोई सदस्य या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों, त्यागपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हालांकि जब होता यह है कि जब किसी को पता होता है कि उसकी जीत निश्चित है तो वो महान बनने के लिए त्यागपत्र दे देता है, पर संवैधानिक स्थिति ये नहीं कहती कि उसे त्यागपत्र देना होगा। निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी? नहीं, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगर आप निर्वाचित हो गए तो शपथ लेने से पहले ही तुरंत सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद आप शपथ लेंगे। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है पर विधानसभा का सदस्य नहीं, ये कथन भी गलत हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्तियां। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति की बात करता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी पूर्णतः क्षमा कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा को टाल सकता है, सजा का रूप परिवर्तित कर सकता है, और यह सभी अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं अनुच्छेद 72 के तहत। और चूंकि क्षमादान की शक्ति न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी न्यायालय के फैसले को बदल रही है, इसलिए इस शक्ति को न्यायिक शक्ति कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? देखिए होता हमेशा ये है कि एक लोअर लेवल का अधिकारी हमेशा अपने उच्च अधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपता है। लोअर लेवल नहीं, मतलब कोई भी अधिकारी हमेशा अपने उच्च अधिकारी को त्यागपत्र सौंपता है। पर 2-3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जब उनसे ऊपर कोई उच्च अधिकारी नहीं होता, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई उच्च है ही नहीं ना भारत में। तो ऐसी परिस्थिति में भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? मजबूरी है अपने लोअर अधिकारी को सौंपना, तो भारत के उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। इसी प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष भी लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है, और विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ये इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति को नहीं सौंपता और इसका अध्यक्ष राज्यपाल को नहीं सौंपता। क्यों? क्योंकि ये तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुने गए ना, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने नहीं करी। तो जब नियुक्ति राष्ट्रपति ने नहीं करी तो ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को नहीं देंगे, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कई बार लगता है कि मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है तो मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा सौंपते होंगे, जबकि ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड हमारे सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं दोस्तों, और अब हम अपना अगला टॉपिक उपराष्ट्रपति, उसके उपरांत महान्यायवादी और कैग पर चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, फटाफट प्रश्नों को देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न करने हैं। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो इसका सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, विधानसभा का अध्यक्ष भी विधानसभा का सदस्य होता है, विधान परिषद का सभापति भी विधान परिषद का सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बल्कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब इस पदेन सभापति से क्या तात्पर्य है? पदेन सभापति से तात्पर्य है कि जब तक आप पद पर हैं तब तक आप सभापति हैं। यदि आप पद से नहीं रहे, किसी भी कारण से आपने इस्तीफा दे दिया, आपका कार्यकाल समाप्त हो गया, आप पर प्रस्ताव पारित करके आपको हटा दिया गया, तो जैसे ही आप उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे वैसे ही आप राज्यसभा के सभापति भी नहीं रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निम्न में से कौन सी उपराष्ट्रपति पद की योग्यता नहीं है? योग्यताओं के बारे में बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ऐसी कोई योग्यता नहीं है।
भारत का नागरिक होना चाहिए बस। आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति में भी 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष है। लाभ के पद पर नहीं होगा, केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जबकि लोकसभा सदस्य की बनने की योग्यता हो, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति पद पर की योग्यताओं में लिखा हुआ है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसके पीछे कारण केवल इतना है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो कम से कम सदस्य बनने की योग्यता तो उसी सदन की होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यह उपराष्ट्रपति पद की योग्यता है, अतः आपका सी गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें राज्य की विधानसभाओं का भी कोई लेना देना नहीं होता, संसद के सदस्य हिस्सा लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, संसद के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, संसद के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, यानी मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं और निर्वाचित सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के केस में केवल निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव के द्वारा, यानी ये तो गलत हो गया क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, मनोनयन थोड़ी ना होता है, चुनाव होता है। लोकसभा के सांसद, विधानसभा के विधायकों के सीधे चुनाव द्वारा, ये भी गलत हो गया, विधानसभा के तो नहीं लेते। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। देखिए यहां पर सीधे चुनाव का तात्पर्य प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है। यहां सीधे चुनाव का तात्पर्य है कि इन लोगों के लिए तो सीधा चुनाव हुआ ना, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद तो डायरेक्ट इलेक्शन कर रहे हैं ना इसका, तो यहां इनके संदर्भ में ही बात हो रही है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। जबकि होता क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, भारत की जनता नहीं लड़ती बल्कि भारत की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो यह चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान समाप्त कर दिया गया? वर्तमान में जो प्रावधान है दोस्तों वो है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य चुनाव में हिस्सा लेते हैं, यानी चुनाव होता है प्रॉपर, सभी सदस्य चुनाव करते हैं, प्रॉपर चुनाव होता है। लेकिन मूल संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं था। मूल संविधान में लिखा था कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। ध्यान रखना, ये संयुक्त अधिवेशन ही लिखा हुआ था मूल संविधान में, संयुक्त बैठक नहीं। केवल एकमात्र उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता था और संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति को चुन लिया जाता था, जैसे कि कोई विधेयक पारित किया जाता है। पर 11वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि नहीं, ये प्रावधान समाप्त कीजिए और जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का चुनाव कीजिए। बस जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे और वो भी सभी सदस्य होंगे। तो 11वें संविधान संशोधन द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और वर्तमान संविधान में संयुक्त अधिवेशन जैसा कोई शब्द ही नहीं लिखा। अब जो होती है वो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त अधिवेशन नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक होना आवश्यक है? देखिए राष्ट्रपति के समय में भी हमने बात करी थी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 होने चाहिए प्रस्तावक और 50 ही होने चाहिए अनुमोदक, और प्रस्तावक और अनुमोदक अलग अलग होने चाहिए और यह निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से ही कोई होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति के लिए यदि बात करें तो उपराष्ट्रपति के लिए 20 होने चाहिए प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक, और यह उसके निर्वाचक मंडल में से ही होने चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति पद के इलेक्शन में विधानसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते, इसलिए विधानसभा के सदस्य प्रस्तावक व अनुमोदक भी नहीं हो सकते। जबकि राष्ट्रपति के केस में वह निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, इसलिए प्रस्तावक और अनुमोदक भी हो सकते हैं। पर उपराष्ट्रपति पद के लिए आपसे प्रस्तावक पूछा गया है तो 20 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति चुनाव की जमानत राशि कितनी है? तो राष्ट्रपति चुनाव की जमानत राशि कितनी थी? 15,000 थी, और उपराष्ट्रपति पद की जमानत राशि भी 15,000 ही है। जमानत राशि में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, तो जमानत राशि हो जाएगी 15,000। चलिए अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता था? भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश। जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए तो राष्ट्रपति मौजूद है, पर जो संविधान में लिखा है वो क्या लिखा है? राष्ट्रपति स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, अन्यथा राष्ट्रपति हमारा उत्तर हो जाता। पर पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसलिए हम उसे उत्तर मानेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन छांटिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतमूल्य नहीं निकाला जाता। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतमूल्य निकाला जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले के माध्यम से मतमूल्य निकाला जाता है दोस्तों। उसका कारण यह है कि विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और हर विधानसभा बराबर नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं दोस्तों, जबकि किसी राज्य की विधानसभा में कुल 60 सदस्य भी नहीं है। सिक्किम की विधानसभा में पूरे 60 सदस्य नहीं है, तो कितना डिफरेंस है। इस वजह से उनका मतमूल्य बराबर नहीं हो सकता ना दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मतमूल्य यदि सिक्किम के किसी विधायक के बराबर कर दिया जाए तो अन्याय हो जाएगा, क्योंकि वहां की जनता कम है, यहाँ जनता ज्यादा है। तो कैसे कह सकते हैं आपकी जनता चुनाव ले रही है, कर रही है प्रत्यक्ष रूप से। इस वजह से राष्ट्रपति के चुनाव में मतमूल्य निकाला जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। इस वजह से उसमें मतमूल्य नहीं निकाला जाता। उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय करता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, यदि चुनाव संबंधी विवाद हैं तो चुनाव आयोग के पास कंप्लेन नहीं की जाती, सीधे उच्चतम न्यायालय उसकी सुनवाई करता है। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। यह कथन भी सत्य है। जब उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन रद्द किए जाने की स्थिति में इस दौरान उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए उसके सभी कार्य अवैध माने जाते हैं। नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि रद्द कर दे सुप्रीम कोर्ट या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द कर दे तो इस दौरान उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वे सभी कार्य वैध माने जाएंगे, ना कि अवैध। तो असत्य कथन पूछा गया था तो यह कथन असत्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में संवैधानिक स्थिति बताइए। देखिए, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, यदि बात करें राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की तो अनुच्छेद 57 में क्लियर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है। जबकि उपराष्ट्रपति भी कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, यानी पुनः निर्वाचित हो सकता है, लेकिन संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। संविधान में कुछ नहीं लिखा, इसलिए हम निर्वाचित कर लेते हैं पुनः, लेकिन संविधान में कुछ नहीं लिखा। और यहां आपसे संवैधानिक स्थिति ही तो पूछी जा रही है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। संविधान तो इस संबंध में मौन है। हालांकि आपसे यहाँ संवैधानिक स्थिति नहीं पूछी जाती है, ये स्टेटमेंट नहीं होता संविधान इस संबंध में मौन है, तो हम कह देते कि कितनी भी बार निर्वाचित कर लो। यहाँ संविधान कह रहा है कि कितनी भी बार निर्वाचित कर लो राष्ट्रपति के केस में, इसलिए हम राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन कर लेते हैं। जबकि यहाँ न तो मना कर रहा है और ना ही कह रहा है, इसलिए पुनः निर्वाचित कर लेते हैं। पर संविधान तो मौन हो गया ना, तो उत्तर हो जाएगा संविधान इस संबंध में मौन है।
चलिए अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं और राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन बताइए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। बिल्कुल सदस्य नहीं हो सकता। यदि सदस्य है तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के तुरंत बाद उसे इससे इस्तीफा देना होगा। किसी भी परिस्थिति में वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि सदस्य है तो उसे 30 दिन में इस्तीफा देना होगा। 30 दिन में नहीं, तुरंत इस्तीफा देना होगा। तुरंत। सबसे पहला काम आपको इस्तीफा देने का ही करना पड़ेगा दोस्तों। जब तक इस्तीफा नहीं दोगे तब तक तो शपथ भी नहीं होगी। उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु सदैव प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव आप चाहे लोकसभा में ले आइए चाहे राज्यसभा में ले आइए, पर उपराष्ट्रपति को यदि हटाना है तो प्रस्ताव सीधे राज्यसभा में ही आएगा। तो ये इसका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा से कितने दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है? तो 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति के केस में भी 14, उपराष्ट्रपति के केस में भी 14। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने का आधार निम्न में से क्या हो सकता है? देखिए मैं राष्ट्रपति से इसलिए तुलना कर रहा हूं क्योंकि समानता जहां है वहां भी हमें पता होना चाहिए और जहां डिफरेंस है वहां भी पता होना चाहिए, वरना अक्सर समानता के हिसाब से चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग लाते हैं उसका आधार होता है संविधान का अतिक्रमण, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जब हम प्रस्ताव लाते हैं तो उसका आधार होता है कदाचार और अक्षमता। वहां संविधान का अतिक्रमण नहीं है। जबकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जब हम प्रस्ताव लाते हैं तो वहां किसी भी प्रकार का कोई आधार ही नहीं दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए अलग अलग। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? किसी आधार का उल्लेख संविधान में नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य कथन छांटिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सही कथन है ये। उपराष्ट्रपति किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। सत्य वचन। पद के संबंध में कोई औपचारिक दायित्व नहीं, कोई औपचारिक दायित्व नहीं है बेटा उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति को करना क्या है? उपराष्ट्रपति को केवल इतना करना है कि यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का पालन करना है। पद के कर्तव्यों का पालन कब? जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो। राष्ट्रपति अनुपस्थित हो। पर अगर आपके पूरे 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो आपका तो कोई कार्य ही नहीं है। एक कार्य और है, राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर कार्य करना, यानी राज्यसभा की जब भी बैठक हो तो आप सभापति के तौर पर कार्य कीजिए। ये 2 कार्य हैं, पर उपराष्ट्रपति के तौर पर तो कोई कार्य नहीं है। यहां वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा और यहां राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति के तौर पर क्या कार्य कर रहा है? कोई कार्य नहीं। तो कोई औपचारिक दायित्व नहीं, तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति को बतौर उपराष्ट्रपति कितना वेतन मिलता है? जब कोई कार्य ही नहीं है तो कोई वेतन नहीं मिलेगा। सॉरी, यहां मैंने सही करना था इसको। कोई वेतन नहीं मिलेगा। इसे जो भी वेतन मिलता है वे राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर वेतन मिलता है। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को वेतन मिलता है वैसे ही राज्यसभा के पदेन सभापति को वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई वेतन नहीं। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे जो वेतन मिलता है वो राष्ट्रपति वाला वेतन होता है। यानी उपराष्ट्रपति को बतौर उपराष्ट्रपति न तो कोई कार्य करना पड़ता है और ना ही कोई वेतन दिया जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर भारत सरकार का सबसे बड़ा
परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल होता है, जिसे हम महान्यायवादी भी कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, जो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देगा। तो कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल, या जिसे हम भारत का महान्यायवादी कहते हैं। महान्यायवादी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी, ध्यान रखिएगा, भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, पर वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यानी गैर सदस्य होते हुए भी संसद यानी या तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद की किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है। संसद के द्वारा जो समितियां बनाई जाती हैं, उनमें से किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। संसद में बोलने का अधिकार भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी विषय पर मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि मतदान केवल सदस्य ही कर सकते हैं। तो यह कथन असत्य हो जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। संसद में वह मतदान नहीं कर सकता। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी। देखिए भारत के सबसे बड़े विधिक अधिकारी नहीं, भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी महान्यायवादी के पद पर नियुक्ति हेतु कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो केवल एक योग्यता दोस्तों, कौन सी? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता। अब जो भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, या जो भी योग्यताएं दी हुई हैं उसमें, वे सभी योग्यताएं यदि महान्यायवादी के पास हैं, तभी वह भारत का महान्यायवादी बन सकता है। उच्च नहीं, उच्चतम। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तभी आप महान्यायवादी के पद पर अपॉइंट किए जा सकते हैं। कौन करेगा अपॉइंट? राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा, पर या तो राष्ट्रपति स्वयं दिलाएगा या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाएगा। तो पूरा स्टेटमेंट क्या है? राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। तो प्रश्न पढ़ लिया कीजिए, सीधे राष्ट्रपति मार के निकल देंगे, 1 नंबर चला जाएगा। 1 नंबर नहीं, हाथ से आपका करियर, आपकी जॉब भी जा सकती है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों महान्यायवादी का संविधान में कोई कार्यकाल नहीं होता। जब तक मंत्रिपरिषद चाहेगा तब तक वह कार्य रहेगा। यानी मंत्रिपरिषद परामर्श देगा किसको? राष्ट्रपति को, क्या हटाओ इसे, और कभी भी हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही महान्यायवादी का कार्यकाल होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक महान्यायवादी न्यायवादी के पद पर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ का कार्यकाल सर्वाधिक था, सबसे लंबा। अच्छा अगला प्रश्न यही है, सर्वाधिक समय तक रहने वाले भारत के महान्यायवादी निम्न में से कौन थे? प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका दोस्तों, MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, प्रथम महान्यायवादी, और सर्वाधिक समय तक ये महान्यायवादी रहे हैं 13 वर्षों तक। अब देखिए कोई कार्यकाल नहीं लिखा ना, तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये महान्यायवादी रहेंगे। तो 13 वर्षों तक MC सीतलवाड़ महान्यायवादी रहे हैं, सर्वाधिक लंबे समय तक महान्यायवादी रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए कुछ सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। तो अटॉर्नी जनरल खुद एक न्यायिक अधिकारी होता है और इन सॉलिसिटर जनरल भी न्यायिक अधिकारी होते हैं। इनका कार्य भी न्यायिक विषयों पर सरकार को परामर्श देना ही होता है।
चलिए अगला सब प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। या राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, जो विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के संबंध में जो शक्तियां हैं, उनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 148 क्या है? अनुच्छेद 148 कैग के बारे में बात करता है, जबकि 200 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विधेयक भेजना। प्रेषित करना। जब भी विधानसभा कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है हस्ताक्षर के लिए, तो राज्यपाल या तो उस पर हस्ताक्षर कर सकता है या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है कि देखिए आप ही देख लीजिए इन विषयों को। तो ये ऐसे जो प्रोविजन है वो जिस अनुच्छेद में लिखे हुए हैं वो अनुच्छेद 200 है। जबकि राष्ट्रपति किसी और के पास नहीं भेज सकता, पर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। जबकि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है महान्यायवादी की नियुक्ति, तो महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, महान्यायवादी के संबंध में असत्य कथन सत्य कथन छांटिए। गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सत्य है। अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अब भारत सरकार के लिए केस ही तो लड़ता है वो, तो भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर के वह केस लड़ सकता है। महान्यायवादी के वेतन व भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। देखिए अगर यहाँ संसद लिख देता ना तो कथन गलत हो जाता। राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है, ना कि संसद। अपॉइंट भी राष्ट्रपति करता है, वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है, कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। जब मर्जी होगी राष्ट्रपति की उसे हटा देगा। हालांकि ये सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर किए जाएंगे, अतः ये सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है? भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक महालेखा नियंत्रक परीक्षक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोक लेखा समिति की बैठकों में नियंत्रक महालेखा परीक्षक भाग ले सकते हैं, कैग भाग ले सकते हैं। अब देखिए महान्यायवादी संसद में तो भाग ले सकता है, संसद की बैठकों में तो भाग ले सकता है और किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है। यदि महान्यायवादी को लोक लेखा समिति का सदस्य बनाया जाएगा तब तो वो लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेगा, पर सदस्य के तौर पर भाग लेगा। जबकि यहाँ गैर सदस्य की बात हो रही है कि जब भी लोक लेखा समिति की बैठक होंगी तब भारत के सीएजी उस समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं। हालांकि ये सीएजी संसद की बैठकों में भाग नहीं लेते, पर लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं। इसी वजह से सीएजी को लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक या भाई कहा जाता है। लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है। किसको? कैग को, सीएजी को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 148 सीएजी कैग के बारे में प्रावधान करता है, यानी संविधान का एक अनुच्छेद है ना, तो संविधान द्वारा ही कैग के पद का सृजन किया गया है 148 के तहत। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी की तरह भारत का कैग भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है, पर ध्यान रखना महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब मर्जी होती है जब राष्ट्रपति हटा सकता है, पर कैग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता। कैग की नियुक्ति तो आप कर सकते हो, पर हटाने के लिए कुछ और तरीका है दोस्तों। चर्चा करेंगे किस तरीके से कैग को हटाया जा सकता है। अभी तो आप अगला प्रश्न देखिए।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 148। भारत के सीएजी क्या कार्य करते हैं? कार्य पूछ रहा है दोस्तों। नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त के संरक्षक के रूप में, भाई भारत के पैसे के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। नजर रखते हैं कि कोई गलत तरीके से तो पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। लोक वित्त के संरक्षक के रूप में सीएजी कार्य करते हैं, यही उत्तर हो जाएगा। जबकि भारत के मुख्य विधि सलाहकार के रूप में महान्यायवादी कार्य करता है, सीएजी कार्य करते हैं लोक वित्त के संरक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्न में से सीएजी की शपथ का प्रावधान किया गया है? ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी शपथ नहीं लेता पर सीएजी शपथ लेते हैं, और सीएजी की शपथ का प्रावधान किया गया है अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में महान्यायवादी की शपथ, अनुसूची 3 में बहुत लोगों की शपथ का प्रावधान है, जिनमें से एक है महान्यायवादी। ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी नहीं, सीएजी, कैग। अनुसूची 3 में कैग की शपथ का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? ध्यान रखिएगा, संविधान में सीएजी के कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं। हालांकि चलिए इस प्रश्न के बाद में बात करेंगे। सीएजी के अभी संविधान के अनुसार पूछ रहा है, तो संविधान में सीएजी के कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं, यानी संविधान में सीएजी का कोई कार्यकाल नहीं दिया हुआ। कितना कार्यकाल होता है, कितना भी हो सकता है, संसद तय करेगी। अब संसद ने कितना तय किया है अभी चर्चा करेंगे। भारत के पहले सीएजी कौन थे? तो भारत के पहले सीएजी हैं दोस्तों नरहरि राव। अब देखिए यहां पर इस प्रश्न में क्या पूछ रहा था? इस प्रश्न में पूछ रहा था आपसे संविधान के अनुसार सीएजी का कार्यकाल कितना है, तो उत्तर हो गया था कि संविधान में कार्यकाल का उल्लेख नहीं। जबकि बात करें इस प्रश्न की, तो यहां पर आपसे सीधे सीधे कार्यकाल पूछा गया, ये नहीं कहा गया कि संविधान में कितना है। देखिए महान्यायवादी के लिए कोई कार्यकाल संविधान में नहीं दिया हुआ। महान्यायवादी के लिए राष्ट्रपति तय करते हैं कितना कार्यकाल होगा। कैग के लिए भी संविधान में कोई कार्यकाल नहीं दिया हुआ, लेकिन यहां पर संसद को अधिकार दिया गया है कि वह कार्यकाल तय करे, और संसद ने अधिनियम बना करके जो कैग के लिए जो कार्यकाल तय किया है वो है 6 वर्ष का। यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, पर संविधान के अनुसार कोई कार्यकाल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? देखिए कैग कुछ प्रतिवेदन तैयार करता है, कैग प्रतिवेदन कुछ रिपोर्ट तैयार करता है अपनी, और ये रिपोर्ट जब वह केंद्र के लिए भी तैयार करता है, राज्य के लिए भी तैयार करता है। जब वह केंद्र के लिए तैयार करता है तो उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, और जब राज्य के लिए तैयार करेगा तो रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। यह राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को रखवाते हैं संसद में, और राज्यपाल कहाँ रखवाएंगे? विधानसभा में। और संसद इस रिपोर्ट को मतलब लोकसभा में रखवाते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि पैसे से जुड़ा हुआ मामला है तो लोकसभा में रखवाते हैं। और यह रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास जाती है। लोक लेखा समिति, विधानसभा में भी यह रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास जाएगी, और लोक लेखा समिति की बैठकों में आते हैं कैग, और कैग विचार विमर्श करते हैं। फिर लोक लेखा समिति रिपोर्ट तय बनाती है कि कैग ने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट सही है कि नहीं है, वह पुनः संसद में पहुंच जाती है। तो एक चक्र है। तो कैग सबसे पहले रिपोर्ट किसे देते हैं? तो कैग देते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति को। कैग के संबंध में असत्य कथन आपको छांटना है। संविधान में इनकी योग्यताओं का वर्णन नहीं, अर्थात इनकी योग्यताओं का निर्धारण संसद करती है। न तो इनके कार्यकाल का वर्णन है, न ही योग्यता का वर्णन है। इनकी योग्यता का निर्धारण संसद ही करेगी। तो ये कथन सही है। सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं ले सकते कैग, कोई लालच नहीं। इसीलिए ये सब बनाया गया है ताकि अगर पद ले सकते तो कभी सरकार के विरुद्ध जाएंगे नहीं। सरकार कहेगी हम तुम्हें ये पद दे देंगे, हम तुम्हें ये पद दे देंगे रिटायरमेंट के लिए, तुम हमारे लिए काम करो। तो इसलिए कोई पद ही नहीं ले सकते ताकि कैग बिना लालच के कार्य कर सके। इसीलिए तो हटाने का प्रावधान शक्ति नहीं दी गई राष्ट्रपति को, नहीं तो राष्ट्रपति धमकाता रहता हम हटा देंगे, हम हटा देंगे। अब हटाने का प्रावधान कुछ और है।
इन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है। मैंने प्रश्न तो नहीं बनाया, देख लेते हैं एक बार। नहीं, चलिए मैं चर्चा कर देता हूं आपसे। कैग को राष्ट्रपति हटा नहीं सकते, कैग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे पर हटा नहीं सकते। अगर इन्हें हटाना है तो उसी तरीके से हटाया जाएगा, उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस तरीके से या जिस विधि से, तरीका नहीं विधि लिख सकते हैं आप, भारत के किसी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान में तो लिखा है कि कैग को उसी तरीके से हटाया जा सकता है, उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जब बात लिखी है तो वहां लिखा है भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का जो कठिन तरीका है ना, उसी तरीके से आप कैग को हटा सकते हैं। यानी कैग का पद कितना महत्वपूर्ण है, इसकी बात को जरा समझिए। तो इस वजह से इसमें यह भी कहा है कि कोई पद न ले, मतलब लालच समाप्त करना है। कैग के कार्यालय का समस्त प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होगा, यह कथन भी सत्य है, यानी असत्य इसमें से कोई भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के कैग के संबंध में असत्य कथन छांटिए। कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। देखिए इस प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि कैग अपना प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाते हैं, संसद से वो लोक लेखा समिति में जाता है, लोक लेखा समिति में कैग भी आता है और फिर उस पर रिपोर्ट बनती है और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट को दोबारा संसद को सौंपती है और संसद इस रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी देते हैं। तो संसद ही वह संस्था है जो कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर या कार्यवाही पर अपनी अंतिम टिप्पणी देती है। यानी कैग की टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, तो संसद की। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है, यह कथन भी ठीक है, दोनों कथन ठीक है। जबकि आपसे पूछ रहा है असत्य कथन। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति तो की जाती है पर हटाया नहीं जाता, पर यहां सिर्फ नियुक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो यह कथन भी ठीक है। कैग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, प्रसाद पर्यंत नहीं रहता बल्कि उस विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अतः यह कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। हमारे से असत्य कथन पूछा है तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। तो दोस्तों मैंने राष्ट्रपति, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति और कैग जैसे 4 महत्वपूर्ण टॉपिकों को 2 वीडियोस में पूरे विस्तार से कवर किया है। इन टॉपिक से बनने वाले प्रश्न किसी भी अवस्था में इन प्रश्नों से जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं बाहर नहीं जाएंगे, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आप बस इन वीडियोस को अच्छे से कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।